नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। गौरव प्रधान जी का स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत गौरव जी, नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, गौरव जी, आज आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास 2 विषय हैं। आज हम 2 विषयों पे बात करेंगे क्योंकि दोनों ऐसे विषय हैं जिनको ना हम आपके साथ बात करना छोड़ सकते हैं और बेहद ज़रूरी है कि उन दोनों चीज़ों पर बात कर ली जाए। पहला है वक्फ। वक्फ लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ। अब राष्ट्रपति महोदय के पास ये जाएगा, जहां उनके सिग्नेचर के बाद ये नोटिफाई हो जाएगा। उसके बाद इट इज अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी राज्यों सरकारों को ऊपर होगा कि वो इसको किस तरीके से और कितने अच्छे तरीके से इसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ सर्वे जारी है। पहले 78% निकल के आया था कि सरकारी लैंड है जिस पर कि वक्फ का कब्जा है, और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके से यूपी में होमवर्क हो रहा है, 98% वक्फ लैंड अवैध हैं, इंक्रोचमेंट हैं, या तो पब्लिक की जमीन पर और या सरकार की जमीन पर। इस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा में जो विपक्ष की स्थिति हुई वो सबने देखा है। हम आपसे इन सारी गहमा गहमी के बाद बात करते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर गौरव प्रधान जी, हम आपके सामने कोई विषय लेके नहीं आते। इसलिए वक्त पर आगे कितना क्या होने वाला है, क्या कर दिया मोदी ने, या अमित शाह जी और किरण रिजिजू जी का ये जो संशोधन एक्ट है वो कितना ढीला है, इससे 10% हासिल हुआ या 110% हासिल हुआ, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। और दूसरी बात आपसे जानना चाहेंगे, ट्रम्प चचा ने इन जनरल ऐसा लगता है टैरिफ के मामले में कि उन्होंने सारे देशों की लिस्ट निकाली और कहा सारे बच्चों पर इतने 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 जुर्माने कर दो। अब ये जुर्माने कैसे भारत के लिए आएंगे, यानी टैरिफ का मामला है, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें टैरिफ खोल दिया है ट्रंप ने। अब आगे भारत कैसे इससे निपटेगा। दूसरा, जिस तरीके से इस टैरिफ डिक्लेरेशन के बाद अमेरिका के शेयर मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि ये असर अमेरिका पे जाएगा। बहरहाल इन दोनों विषयों को लेकर हम आपके साथ, सबसे पहले वक्त पे सारे ये बताइए, 10% हासिल हुआ या 110% हासिल हुआ या 1100% हासिल हुआ? गौरव सर, अगर एक लाइन में वक्फ को डिफाइन करा जाए मेरे तरह से और सबसे सरल भाषा में जो आम इंसान समझ सकता है, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने बिना गोली चलाए गजवा हिंद को हरा दिया है। ध्यान करिए मैं क्या बोल रहा हूं। गजवा हिंद 2 तरह से हो रहा था, एक लैंड जिहाद और दूसरा बच्चा जिहाद। लैंड जिहाद सबसे बड़ा था। याद करिए हमारे बुजुर्ग क्या बोलते थे, सारे डिस्प्यूट की जड़ केवल 3 शब्दों में होती है। कोई भी डिस्प्यूट हो, जर जोरू जमीन। जर पैसा, आपने जब डीमोनेटाइजेशन करा तब आपने जर काटी, आपने वो पैरेलल इकोनॉमी बंद करी, आपने पाकिस्तान के सपनों पे पानी फेर दिया, क्योंकि गजवा हिंद तो पाकिस्तानी ड्रीम है ना, भारत का ड्रीम नहीं है। फिर जब आप जीएसटी लेके आए तो आपने बोतल के ऊपर ढक्कन लगा दिया जर की। फिर आपने ट्रिपल तलाक करा तो आपने जोरुओं पे ढक्कन लगा दिया। अब बची थी जमीन, वो आपने जमीन पे अब ढक्कन लगा दिया। जैसे जियोपॉलिटिक्स में हम कहते हैं, मेरा अपना मानना है कि आम, फार्मा और ऑयल ये विश्व व्यापार चलाता है।
अगर आपने इन चीज़ों को साध लिया, तो आपको विश्व की ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता, अमेरिका भी नहीं रोक सकता, और वही भारत कर रहा है। गज़वा हिंद को हराने के लिए आपने जड़, जोरू, ज़मीन तीनों को साध लिया है। आपने दुकान बंद कर दी है। बोतल पे ढक्कन लगा दिया, जिन को बोतल में डाल के ढक्कन लगा के, और अब वो बोतल समंदर में फेंक दी। अगर आप केवल यूपी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो 2.5 लाख प्रॉपर्टी हैं जो वक्फ के नाम पे हैं। अब 10%, 20%, 100% की बात आप करें, मैं नहीं करता, क्योंकि कई चीजें होती हैं जो दिखती तो नहीं है लेकिन एक्चुअली वही होती हैं। जैसे 2025 से पहले या 2060 का जो मापदंड दिया गया है, उससे पहले वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उस पे क्लेम नहीं होगा, उस पे सरकार कुछ नहीं करेगी। क्या बोला सरकार ने? जो वक्फ की प्रॉपर्टी होंगी, यानी जो वक्फ की प्रॉपर्टी होंगी वो कागज भी होंगे। 95% पूरे देश की प्रॉपर्टीज का कागज है ही नहीं। 1903 शायद से 1913 के बीच में 18 लाख हेक्टेयर प्रॉपर्टी वक्फ की थी। 1913 से 2013 तक, 1913 से लेके 2013 2013 तक। 100 साल, 18 लाख थी। 2013 से 2025 के बीच में लगभग 20 लाख प्रॉपर्टियां ऐड हो गई, 20 लाख हेक्टेयर। यानी 2013 में जो कानून लेके आई थी कांग्रेस सरकार मुसलमानों को खुश करने के लिए, और मुसलमान नहीं, मुसलमान के ठेकेदारों को खुश करने के लिए, ताकि वोट कांग्रेस को मिले, क्योंकि कांग्रेस आर्थिक स्तर पे, डेवलपमेंट पे हर जगह फेल हो चुकी थी। 2013 का चुनाव जीतना नहीं था, ये उनका आखिरी दांव था। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था, भारत के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस ने इस देश के लिए कभी काम नहीं किया। कांग्रेस ने इस देश के हिंदुओं के लिए कभी काम नहीं किया। कांग्रेस शुरुआत से एक मुस्लिम लीग पार्टी रही। तो 2013 से 2025 के बीच में जो 20 लाख हेक्टेयर की प्रॉपर्टी, मतलब ये हो गया था जिस पे हाथ रखो वो मेरा। और यही मुगल काल में जब हम बात करते हैं घूंघट प्रथा की या चाइल्ड विवाह की, तो वो कोई सनातनी प्रोसेस नहीं था। घूंघट प्रथा, या आप हमारे कोई भी देवी देवता देख लीजिए, देवियों को देख लीजिए, किसी में घूंघट नहीं है। घूंघट चाहे, और जब हम नवरात्रे में आज बात कर रहे हैं, तो नवमी वाले दिन, अष्टमी वाले दिन तो कन्याओं की पूजा होगी। तो बाल विवाह और घूंघट तो हमारा था ही नहीं। क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि मुगल जिस बच्ची पे हाथ रख देते थे, जिस महिला पे हाथ रख देते थे, वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाती थी। माइंड माई वर्ड्स, मैं प्रॉपर्टी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। और मुसलमान यही बोलते थे, वो मुगल यही बोलते थे, महिला खेती होती है बच्चा पैदा करने की। तो वक्फ बोर्ड को हटा के, वक्फ के लिए हटा के, अभी आगे हम बात करेंगे, वक्फ के हटा के आपने गज़वा हिंद में पहला सप्लाई चेन तो खत्म कर दी ना। मैंने एक पोस्ट लिखी थी अभी 2 दिन पहले, मैंने लोगों से पूछा था, युद्ध में युद्ध कैसे जीता जाता है? तो युद्ध हमारे वीर सैनिकों की वजह से जीता जाता है जो आगे जाके लड़ाई लड़ते हैं। हम सब यही मानते हैं। लेकिन अगर वॉर प्लानिंग आप देखें, बैटल प्लानिंग आप देखें,
तो वीर सैनिक फोर्ट को, आपके किले को महफूज रखने के लिए काम तो करते हैं, लेकिन युद्ध जीता जाता है दुश्मन की सप्लाई लाइन को काट के। उदाहरण दे देता हूं, डीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन के बाद पहला असर आपको विजिबल इफेक्ट क्या दिखाई दिया? कश्मीर में पत्थर चलने बंद हो गए। जब फंडिंग ही नहीं होगी, और फंडिंग कोई बैंकिंग चैनल से तो होती नहीं है, फंडिंग तो कैश फंडिंग होती है ना। और पाकिस्तान का सर्वाइवल क्या था? पाकिस्तान का सर्वाइवल था भारत की फेक करेंसी, जिसके कारणवश, जिसको एक्सपोज करने की वजह से कर्नल पुरोहित को जेल करवाई गई थी। फेक करेंसी नेटवर्क था, मालेगांव नहीं था। तो आप देखिए कितने सिस्टमैटिकली, कितनी एकदम प्लानिंग के साथ पिछले 11 साल से मोदी सरकार काम कर रही है कि पहले आपने पैरेलल इकोनॉमी, जो कैश बेस इकोनॉमी भारत में थी, जो कि बैंकिंग इकोनॉमी से ज्यादा बड़ी हो गई थी, वो आपने काट दी। सप्लाई लाइन की बात कर रहा हूं। दूसरी सप्लाई लाइन थी, जो आप टैक्सेस देते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस देते थे सामान की खरीद पे या सर्विसेज पे, वो टैक्स 90% लोगों की जेब में जाते थे, ना कि सरकार के हाथ में। आपने जीएसटी से और बैक टू बैक इनवॉइसिंग से आपने वो, मैं ये नहीं कह रहा आज बिल्कुल खत्म हो गया, आज है, 10-20% चलता रहेगा, लेकिन वो 80%, 85% तो खत्म हो गया। आपने जर काटनी शुरू करी, फिर आपने ट्रिपल तलाक करा। आपको याद होगा 5,000 करोड़ सरकार ने अपने बजट में लाई थी पिछले टर्म में, जीपीएस डेटा कलेक्ट करने के लिए। मुसलमानों को 5,000 करोड़ की सौगात दी गई थी, और यही हमारे जो कट्टर हिंदू मित्र एक्सपर्ट हैं सोशल मीडिया पे, इन्होंने मोदी को मौलाना डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि 5,000 करोड़ मुसलमान को दिया था। जरा उसकी डिटेल पढ़ लेना। जब तक आप प्रॉपर्टियों की जीपीएस ट्रैकिंग नहीं करोगे, आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं पता प्रॉपर्टी के, आप क्या वक्फ बिल ला सकते थे? ये सरकार कभी भी ऐसा बिल नहीं लाती है जो परफोरेटेड हो, जिसमें लीक्स के बहुत चांसेस हों। ये 4 साल, 5 साल, 10 साल काम करती है, चरणबद्ध तरीके से एक एक करके लूपहोल फिक्स करती है, और उसके बाद, तो जैसा मैंने कल लिखा था, नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल में 3 क्लस्टर बम गिराए गए भारत को बचाने के लिए, भारत के अंदर। पहला बम था डिमोनेटाइजेशन, दूसरा बम था जीएसटी, और तीसरा बम था वक्फ बिल। बाकी 370, ट्रिपल तलाक, सीए, एनआरसी इत्यादि प्रिसीशन वेपन थे, जो एक स्पेसिफिक टारगेट को हिट करते हैं, ना कि तबाही मचाते हैं। अब वक्फ बिल की वजह से विपक्ष क्यों रो रहा है? क्योंकि जो ठेकेदार विपक्ष को मुस्लिम वोट दिलवाते थे, चाहे वो मौलवी हो, मुत्तवी हो, जो भी और लोग हों, उनके पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई। सेक्शन 40 को हटा के पहली चीज आपने ये करी कि अब आप खुल के, आप बस जहां मन करा, अंबानी का घर वक्फ की प्रॉपर्टी है, गौरव प्रधान का घर वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब वो दिन गए। तो यूपी का ही अगर एग्जाम्पल लें, भारत की जितनी भारत में भूमि है, 27% वक्फ की प्रॉपर्टी केवल भारत में है।
वो यूपी में, जिसमें से 95% या इससे ज्यादा भी होगी, मैं तो एक कंजर्वेटिव फिगर लेके बोल रहा हूं, 95% के कागज नहीं है। और जब कागज नहीं है तो जमीन किसकी? ओनर्स की। अब इसका राजनीतिक पलट क्या होगा? अच्छा, राजनीतिक पलट से पहले एक मुसलमानों पे बात और बोल दूं। पहले जो वक्फ बोर्ड था, वो वक्फ बोर्ड क्या था? सुन्नी वक्फ बोर्ड था। उसमें केवल सुन्नी मुसलमान ठेकेदार थे, मुसलमानों के ठेकेदार थे, ऐसे बोला जाए। ओवैसी के पास 3500 करोड़ की जमीन है सरकारी, जो वक्फ की जमीन है, तो वो बिलबिलाएंगे नहीं और क्या करेंगे? हाथ से खिसक रही है ना, कागज है नहीं। तो मैं उसमें नहीं जाता किस होटल को क्या दिया, वो आप लोगों ने सब सुना हुआ है, उसमें कोई जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, एक सवाल आपके दर्शकों से बड़े आदर के साथ पूछना चाहता हूं। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाषा में, इसलिए मेरे शब्दों पे नाराज ना होइएगा। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, आपको क्या लगता है चूतियां हैं क्या? ये यूट्यूब और सोशल मीडिया के जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उनको सुन के सरकार चलाते हैं क्या? हर काम चरणबद्ध तरीके से। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, 10 साल मोदी सरकार सोती रही, मोदी धृतराष्ट्र बना रहा। अबे तुम भी पैदा हुए थे ना 9 महीने के बाद, दहेज में नहीं आए थे। हर चीज का एक प्रिपरेशन होता है। अब इसका इसका नतीजा क्या है? इस कार्यशैली का नतीजा क्या है? इस कार्यशैली का नतीजा ये है कि डीमोनेटाइजेशन में दुकानें नहीं टूटी, बैंक नहीं लूटे, जीएसटी में व्यापार बंद नहीं हुए, 370 हटने पे एक लाश नहीं गिरी, ट्रिपल तलाक होने पे एक दंगे नहीं हुए, सीए एनआरसी में देश बंद हुआ, उस पर भी मैं आता हूं अभी, और वक्फ बिल में एक भी हड़ताल नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई, प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट चीज है, सीए में शाहीन बाग हुआ। वक्फ बिल सीए से बड़ा है, कोई शाहीन बाग क्यों नहीं हुआ? उसका कारण यह है कि शाहीन बाग के टाइम पे यूएस एड था, वक्फ बिल के टाइम पे यूएस एड नहीं था। ये एक बात और दर्शाती है कि हर चीज समय से करी जाती है, सारी चीजें साधने के बाद करी जाती है। तलवार उठा के छत पे घूम के जैसे कि लोग चाहते हैं, वो काम नहीं होता है। तो गजवा हिंद को बिना गोली चलाए अब बात करते हैं। जब मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी चूतिया नहीं है। जब योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, आपको समझ में ही नहीं आई थी क्या कर रहे हैं वो दोनों। यूनाइट हिंदू, कंसोलिडेट क्रिश्चियन, डिवाइड मुस्लिम। जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था, वहां क्या था? कभी आपने सुना सुन्नी वक्फ बोर्ड? आपने सुना वक्फ बोर्ड, मुसलमानों का बोर्ड, करेक्ट? यानी वो एक थे मुसलमान, और हम जातियों में बटे हुए थे। हम हिंदू नहीं थे, हम
राजपूत थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, कायस्थ थे, दलित थे, यादव थे, यदुवंशी थे, बड़ा बड़ा। अब जो उम्मीद बिल है, अब वक्फ बिल नहीं है, अब वो कहलाएगा उम्मीद बिल। अब उम्मीद बिल में क्या है? 2 महिलाएं, 2 नॉन मुस्लिम, 1 पसमंदा जो पिछड़ा मुसलमान, 1 शिया और 1 सुन्नी, काटो एक दूसरों के सर। और उसके ऊपर जिले का कलेक्टर, कलेक्टर के ऊपर भारत का जिले का एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। पहले तो ट्राइब्यूनल के अलावा कुछ था ही नहीं। सर मुसलमान भी 2 और जोड़ लीजिए, 2 और मुसलमानों के फिरके, कौन से? उनमें आगा खानी और बोहरा हाँ, मुस्लिम, ये भी दोनों। हाँ, आगा खानी और बोहरा मुस्लिम, वो भी उसमें आ गए। तो जब नरेंद्र मोदी ये पसमंदा कर रहे थे और बोहरा मुसलमानों के गले लग रहे थे, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री आपसे ज्यादा, आपसे मतलब आपकी जैसी विद्वानी सोच नहीं है उनकी, मूर्ख हैं? 2019 का चुनाव, 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने बिना मुसलमान वोट के जीता था। 2019 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने बिना मुसलमान वोट के जीता था। 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी ने बिना मुसलमान वोट के जीता था। 2,50,000 प्रॉपर्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में वक्फ की थी। योगी जी 2017 में बिना मुसलमान वोट के जीते थे, 2022 में बिना मुसलमान वोट के जीते थे। आपको लगता है बीजेपी वोट के लिए कर रही है? बीजेपी ने देश बचा लिया। जिस प्रकार नाथूराम गोडसे ने भारत को पाकिस्तान बनने के बाद भारत का दूसरा विघटन ना हो उसको बचा लिया था, उसी तरह नरेंद्र मोदी ने आज बिना कोई हथियार उठाए शांतिपूर्ण तरीके से कानूनी प्रक्रिया के द्वारा भारत को गजवा हिंद से बचा लिया। ये जो लाइन आपने दी है ना, नरेंद्र मोदी ने बिना कुछ दिखाई देते हुए गोली बम बंदूक चलाए बिना गजवा हिंद को निष्क्रिय कर दिया, हरा दिया, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि है। और एक लाइन में आपने जैसा शुरुआत में कहा, यही कुल मिला के उसकी अंतर कथा है निश्चित रूप से। वक्त पे एक चीज हो, आपने हालांकि राजनीति भी कवर कर ली, आपने विपक्ष को भी कवर कर लिया। वक्त में जैसे नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो इन्होंने ये कहा कि हम पसमानदा को भी दे रहे हैं, हम मुसलमान के में महिलाओं को भी दे रहे हैं, हम आगा खानी को भी देंगे, हम बोहरा को भी देंगे, हम सुन्नी को भी देंगे, हम शिया को भी देंगे, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का खानदान बिहार में, और सिर्फ यही 2 खानदान नहीं है, कांग्रेस के तमाम कांग्रेसी जो पसमानदाओं को हटा के और जो अशराफ क्लास का मुस्लिम था, जिसको आपने सुन्नी वक्फ बोर्ड कहा, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ज्यादातर जो है वो पसमानदा उसी क्लास से आते हैं। उनके साथ एक गिरोह बना के, सर जब ये प्रॉपर्टियां क्लेम होंगी तो बहुत से कांग्रेसियों के, बहुत से विपक्ष में बैठे हुए आज धन्ना सेठों को, जो कल कुछ नहीं थे, उनकी प्रॉपर्टियां भी जाएंगी, निश्चित रूप से जाएंगी, बड़े संख्या में जाएंगी, इस बात से कोई इनकार नहीं है। मैं सर आपको उससे एक बड़ी चीज, चीज बताऊं, हाँ, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्यों बना था? बताइए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्यों बना था? अश्विनी जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं। अच्छा आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी देखिए हाँ। सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, अगर एक आम की तरह मैं ज्ञान नहीं दूंगा, बिल्कुल मैं एक सामान्य की तरह आपको उत्तर दूंगा, छात्र की तरह। बिल्कुल सही बात है। एक सामान्य समझ ये है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट
चूंकि संसद भवन पुराना पड़ चुका था, उसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट थी, एक नया संसद भवन, उसी के साथ सारा कुछ जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं वो एक ही कॉम्प्लेक्स में हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव और वर्किंग सुविधा से ये एक सामान्य समझ है। गौरव जी, मैंने इसीलिए सामान्य समझ आपके सामने रखी। आपकी समझ बिल्कुल वही समझ है जो टीवी चैनलों की समझ है या आम जनता की समझ है। आपने जो बात बोली कि सेंट्रल विस्टा में सारे दफ्तर एक ही जगह होंगे ताकि एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऑर्डर्स और फाइल मेंटेन रहेगा और सुविधाजनक होगा, सब आसपास होंगे, कोई लंदन पेरिस वाला हिसाब नहीं होगा जो पहले था। तो जो पहले था विभिन्न बिल्डिंगों में, वो बिल्डिंग किसकी थी? ज्यादातर बिल्डिंग रजवाड़ों की रही हैं। मैंने देखा है, रेल भवन हो, पटियाला हाउस हो, इस तरह के तमाम चीजें। एक दो चीजें छोड़ दो, रेल भवन छोड़ दो, पटियाला हाउस छोड़ दो, हैदराबाद हाउस छोड़ दो। एक व्यक्ति जोरबाग में जाके एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री शुरू करता है। रोड मिनिस्ट्री बहुत दूर है। आधी से ज्यादा प्रॉपर्टियां गांधी खानदान की थी। लैंड किसकी थी? मेरे पास डेटा नहीं है, रिसर्च करो, पता चल जाएगा। तो भड़कंगे नहीं गौरव तो जी क्या एक होगा मिनट, भाई? मैं रोक रहा हूँ। गौरव जी एक मिनट, आपने कहा कि आपके पास डेटा नहीं है, लेकिन मेरे पास सूत्र हैं। मैं आपके सामने सूत्र रख रहा हूँ। यही वजह है कि जब तक कोई सस्ता मौलाना खड़ा होकर कह देता है कि संसद भवन भी वक्फ की जमीन में है, और संसद भवन का मतलब वो संकेत किस तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी गठजोड़ पर जो हिंदू नामधारी नेता हैं या कांग्रेसी हैं या जो मुलायम का खानदान है या लालू का खानदान है, सिर्फ मुसलमानों ने, सिर्फ ओवैसी ने नहीं हड़पी है, इन लोगों ने भी हड़पी है सर। आपका इशारा जहां गया मैंने बताया। गांधी परिवार की इतनी जायदाद है, और गांधी परिवार, मैंने आप ही के शो में एक बार बोला था, गांधी परिवार कांग्रेस की प्रेसिडेंसी कभी नहीं छोड़ सकती, परिवार के बाहर दे ही नहीं सकती, और देगी भी तो पपेट को रखेगी, जैसे पहले, जैसे आपको खड़गे जी को रखा हुआ है। क्योंकि कांग्रेस ने जो प्रॉपर्टी, गांधी परिवार ने जो प्रॉपर्टियां प्रिक्योर करी हैं, बनाई हैं, वो सब पार्टी के नाम पे है। तो अगर पार्टी किसी और के हाथ में चली गई तो कंगाल कौन होगा? और शायद यही वजह जब थी कि जब तक मोतीलाल वोरा मर नहीं गए तब तक वो ट्रेजरार रहे, क्योंकि जर चरण चाटते थे। जर जोरू जमीन साबित कर दिया मैंने। ये तीन ही बिंदु हैं जिसपे सारी, अब आपने पहली चीज, अब शिया बोर्ड सुन्नी बोर्ड नहीं है, अब एक बोर्ड होगा, उसी बोर्ड में सारे होंगे, हर तबका मुसलमानों का होगा। तो आपसे तो बोला गया बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उधर क्या करा? बांटा और अब यूनाइट काटेंगे भी, और काट काट यू, के हर पसमानदा, हर बोहरी, हर आगा खानी, हर शिया, हर सुन्नी को केक खिलाएंगे। दिस इज व्हाट, आप बांटोगे तो आ, काटो। आप आपके ही चैनल पे किसी किसी वीडियो में हमने बोला था, हमारी बातचीत हुई थी और पसमंदा की बात हुई थी, हमने कहा समय का इंतजार करो। और जहां तक बात रही कि किरण रिजिजू जो हैं उन्होंने बिल बनाया, अमित शाह जी ने प्रेजेंट करा, प्रधानमंत्री का अप्रूवल था, कैबिनेट का अप्रूवल था, आप एक बात भूल गए, एक व्यक्ति को भूल गए जिसने पहली कलम चलाई थी बिल लिखने के लिए। उस व्यक्ति का, वो भी एक माइनॉरिटी व्यक्ति था, और उस व्यक्ति का नाम है स्मृति ईरानी, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर पिछली सरकार में। तो ये काम आज से नहीं है, ये काम कई टाइम से चल रहा है, लेकिन समय के हिसाब से किसको कब आना है, किसको बाद में आना है, वो होगा। अब अगला जो होगा वो मजे लो, अभी एक चीज कुछ 1-2 वर्षों में, 3 वर्षों में फिर से आएगी। नहीं, ठीक फिलहाल बात है, उसका, सांस तो आनी चाहिए, सांस तो आनी हाँ, चाहिए सर। सांस तो देखिए, वो हलाल को
हलाल को पवित्र मानते हैं, तो उनकी भावना रखते हुए हम भी हलाल अप्रोच अपनाते हैं, झटका अप्रोच नहीं अपनाते हैं। ये दूसरा पंच लाइन आपने दिया। बहुत बड़े अर्थ हैं इसके। अब आप सोचिए कि मतलब किस लेवल पे ये प्लानिंग हुई थी, अच्छा, अब मुसलमानों की बात छोड़ देते हैं। केरल में क्या हो रहा है 2 दिन से? चर्च में कैथोलिक, मिठाइयाँ बँट रही हैं सर, चर्चों में मिठाइयाँ बँट रही हैं। ठीक। आपने केरल में जो कम्युनिस्ट और कांग्रेस का इकट्ठा गैंग था, कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट का, और आपको वहां अच्छे से अच्छा कैंडिडेट देने के बाद भी जमानत जब्त हो जाती थी, आपने पॉलिटिकल चीर फाड़ तो कर दी ना। केरल में कल रात को 3 बजे विजय यात्रा निकली थी क्रिश्चियंस की, और उसमें एक ही नारा था, मेरा भारत महान और मोदी जिंदाबाद। आने वाले समय में उसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा वो देखने वाली बात है, वो समय ही बताएगा आपको। और इन सारी चीजों को करने से पहले भाई देखिए, आप बिल ले आए, ठीक है, प्रेसिडेंट भी पास कर देंगे, सब इंप्लीमेंट हो जाएगा, रूल्स भी बन जाएंगे, लेकिन अंत में ये सरकारों पे निर्भर करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स पे, कि कौन इंप्लीमेंट करेगा उसे। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन इंप्लीमेंट करेगा और कौन इंप्लीमेंट नहीं करेगा। वह बिल बाद में क्यों लाए? पहले यूसीसी पे टाइम क्यों खराब करा? स्टेट, यूसीसी स्टेट सब्जेक्ट है। अब अगर आप वक्फ की, और इसको कैसे काउंटर करते हैं, मतलब फैक्ट बेस्ड बात बता रहा हूं, आप पूरे भारत का मैप निकाल के देख लीजिए। मैंने अपने चैनल पे पोस्ट करा है, वो मैप ग्रीन कलर का है, जिसमें हर स्टेट की वक्फ प्रॉपर्टियां लिखी हुई हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, चैनल नीचे लिखा हुआ है इसमें। भारत में के पश्चिम में एक राज्य है जहां पर वक्फ की एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, मुसलमान है वहां पर, लेकिन वक्फ की एक भी प्रॉपर्टी नहीं है। नाम पता है आपको उस राज्य का? और वो उन राज्यों से घिरा हुआ है जहां पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स और मुस्लिम पॉलिटिक्स आज की डेट में चरम पे है। एक है नहीं, मुझे नहीं कर्नाटक, पता नाम। चरम पे है, और एक महाराष्ट्र जहां मुस्लिम पॉलिटिक्स चरम पे है। वो बीच का छोटा सा राज्य का नाम है गोवा, और गोवा में एक भी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। अब पता है क्यों नहीं है? क्या गोवा वाले लड़ते हैं? नहीं, बहुत पीसफुल न्यूट्रल पब्लिक है वहां की, न्यूट्रल लोग हैं वहां के। वहां इसलिए नहीं है क्योंकि गोवा आज से नहीं, कई सालों से भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां यूसीसी इंप्लीमेंटेड है। आपने उत्तराखंड का शोर देखा होगा, आपने हरियाणा का शोर देखा होगा, आपने मध्य प्रदेश राजस्थान का शोर देखा होगा। हम यूसीसी की बात कर रहे हैं, यूसीसी ला रहे हैं, लेकिन एक राज्य जहां यूसीसी हमेशा से था, उस राज्य का नाम है गोवा, और वहां वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। तो पहले यूसीसी पे बात करनी जरूरी थी या वक्फ पे? ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है। यूट्यूब और ट्विटर पे बैठे हुए एक्सपर्ट की ओपिनियन पे काम नहीं होगा, ना होता है। वो ये एक्सपर्ट केवल इंटरटेनमेंट मटेरियल हैं, इससे ज्यादा मटेरियल कुछ भी नहीं है, चाहे कोई भी हो। बुरा मत मानिएगा, बट सच्चाई ये, सरकार यूट्यूब और ट्विटर से नहीं चल रही है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, और सरकारों को यूट्यूब और ट्विटर से चलना भी नहीं चाहिए। ये तो अलग बात है कि कुछ नेता हैं हमारे यहाँ, राहुल गांधी हैं, वो ट्विटर से अपनी पॉलिटिक्स चलाते हैं, अखिलेश यादव हैं जैसे लोग, वो ट्विटर से पॉलिटिक्स चलाते हैं, तो भाई उनको रिस्पॉन्स भी वैसे ही मिल रहा है। ट्विटर के पॉलिटिक्स के हिसाब से तो तेजस्वी यादव भारत के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, पप्पू बिल्कुल ठीक यादव बात। पप्पू यादव भारत के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी तो ऑलरेडी शैडो प्रधानमंत्री हैं, पजामा और चप्पल पहन के संसद में आते हैं। ना संसद की गरिमा है, ना जो और मेंबर हैं, 500 मेंबर वहां बैठे हुए हैं, जो और संसद के सम्मानीय सांसद हैं, उनकी उनकी गरिमा, उनकी इज्जत का कोई ख्याल। बिस्तर से उठे, चरस फूक के पजामे चप्पल में आ गए। ये क्या तरीका है? सर, उनके तरीकों पर तो क्या बात करेंगे, वो अपनी बहन ही सही, लेकिन हाउस में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं प्रियंका वाड्रा की बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से ओम बिरला जी ने उनको टोका था, और मैंने तो यहाँ तक पैरवी की थी कि कार्रवाई करिए, ये क्या बदतमीजी है। नहीं, तो राहुल गांधी जब चप्पल और सैंडल पहन के आते हैं, राहुल गांधी जब संसद के अंदर चुम्मा चाटी, छप्पी और गाल नोचना, ये सारी चीजें करते हैं, तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित नहीं होता कि राहुल गांधी कितने कैजुअल हैं। इससे ये साबित होता है कि गांधी परिवार मानता है कि संसद उनकी साइड किक है। कि सर, जैसे उन्होंने अपनी नौकरानी को राष्ट्रपति बना दिया था, ऐसे ही उनके लिए संसद की गरिमा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ना रवायतों की उनको कोई इज्जत है, ना संसदीय परंपराओं को कोई इज्जत है। और जिस तरीके से जितने भी राजनैतिक पार्टियां थी, जो विपक्ष की पार्टियां थी, वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इसको कहते हैं सर एक्चुअल में मास्टर स्ट्रोक। एक ऐसा स्ट्रोक चलो कि कोई उफ भी न कर पाए, चीख भी न कर पाए। और संसद में चाहे राज्यसभा या लोकसभा, जितने भी अपोजिशन वाले बोल रहे थे, वो केवल और अब्दुल और सलमा को दिखाने भर के लिए बोल रहे थे कि हाँ हाँ देखो सलमा, अब्दुल हम तुम्हारे लिए चिल्ला रहे हैं। आपको याद होगा, पिछले सरकार में, सेकंड टर्म में नरेंद्र मोदी जी वाटिकन गए थे और पोप अंकल से पप्पी झप्पी करी थी। जैसे कि वो सबको हक करते हैं, पोप को भी हक कर लिया था। आपके जो कट्टर हिंदू मित्र हैं, उन्होंने क्या करा था सोशल मीडिया पे? मोदी बिक गया, मोदी कमजोर हो गया, मोदी ये हो गए, मोदी वो हो गए। आज वही चर्च लिख के दे रहा है, वार्निंग दे रहा है अपने एरिया के एमपी एमएलए को कि वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट को, उम्मीद बिल को समर्थन दो। कहां से आया है? तो क्या वो पप्पी झप्पी प्रिपरेशन नहीं थी? दुनिया में देशों को साधना, अगर आप दुनिया में देशों को नहीं साधते, मिडिल ईस्ट को, तो आपको लगता है 370 हटाते और लाशें नहीं गिरती? आपको लगता है कि जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन करते और आपको उसका कोई रिपरकशन नहीं होते? आपको लगता है कि सीए एनआरसी लाते और ट्रिपल तलाक पास करते तो कोई उसका रिपरकशन नहीं होता? और आपको लगता है कि वक्फ अगर आप हटाते तो ना लाश गिरती, ना प्रदर्शन होता, ना कुछ भी होता? बिल्कुल ठीक बात है, और यही उसका और परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। आपने किसका इंतजार करा था? आपने इंतजार करा था ट्रम्प के वापस आने का, ताकि यूएस, देखिए बहुत सारी बातें पब्लिक में नहीं होती हैं। बहुत सारी बातें, मैं 50 लोगों से बात करता हूँ सुबह से शाम तक। मैं क्या आपको बताता हूँ मैंने किससे बात करी है? या मैं सारी चीजें पब्लिक करता हूँ? मैं सुबह से शाम तक, मैं जनरली 5 बजे के बाद लिखता हूँ, लेकिन सुबह 6 बजे से 5 बजे तक मैं क्या करता हूँ? सोता तो नहीं हूँ, काम करता हूँ ना। क्या मैं वो काम आपको बताता हूँ? तो क्या नरेंद्र मोदी आपको बताएंगे कि ट्रंप में और उनमें संवाद नहीं होता था या होता था जब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे?
क्या कारण है कि ट्रंप के हर काम में आपको नरेंद्र मोदी का सिग्नेचर दिखाई देता है? तो देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिक में नहीं आती हैं। इंतजार था ट्रंप आए, इंतजार था ऐसा यूएस एड वगैरह का कुछ हो, क्योंकि जानकारी तो भारतीय सुरक्षा एजेंसीज को हमेशा ही से थी। लेकिन अब वफ पे पहले बहुत सारे केसेस कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस खारिज कर दिए। आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को बिकाऊ बता दिया, आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पपेट बोल दिया, लेफ्टिस्ट बोल दिया, बहुत गालियां मिली हैं। वो आपके एक बड़े फेमस मित्र हैं जो हर चीज पे उनका एक्सपर्ट कमेंट आ जाते हैं, भले ही उनका पता हो ना हो। उनके ऊपर जजों ने केस भी कर दिया था, बुला लिया था कोर्ट में। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जज ने जब केस खारिज करा तो केस खारिज तभी होता है ना जब वो लॉ के हिसाब से ना हो, क्योंकि कोर्ट मेरे और आपके कहने से नहीं चलता है, कोर्ट चलता है जो लॉ है, वो फंडामेंटल है। जब आप बोलते हैं 302 है, 442 है, ये धारा है, वो धारा है, तो उस धारा का नोटिफिकेशन क्या है, उस धारा का पर्पस क्या है, कोर्ट उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसको उसका व्याख्यान देता है। करेक्ट? जब वक्फ को प्रॉपर्टी रोकने के लिए कानून ही नहीं था तो बेचारा कोर्ट क्या करेगा? कानून बनाना के काम तो कोर्ट का नहीं है ना। कोर्ट टिप्पणी कर सकता है, कानून नहीं बना सकता है। आ रही है बात समझ में? यही कोर्ट ने कहाँ करा था गेम? कोर्ट ने गेम खेला था दिल्ली में। जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोग कोर्ट में गए थे तो कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा था आर्बिट्रेरी तरीके से प्रॉपर्टियों को ना गिराया जाए। ये थोड़ी ना कहा था कि जो अधिक अतिक्रमण वाली प्रॉपर्टी है उनको ना गिराया जाए। तो कई बार बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं पब्लिक को शांत करने के लिए, और पीछे मतलब उसका अलग ही होता है। तो देखिए, यही बात मैं हमेशा बोलता हूं, अगर इस देश को, गजवा हिंद को खत्म नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं कर सकते तो भारत की राजनीति में आज कोई ऐसा नेता नहीं है जो कर सके। अगर भारत को, हिंदुओं को कोई वापस हमारी सनातन परंपराओं को स्थापित नहीं कर सकता, ग्लोरी टाइम वापस नहीं अगर कोई ला सकता है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जी जैसे लोग हैं, वरना भाजपा में भी लोग पलट जाएंगे। अगर आप अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी जी को हटा दीजिए तो जो प्रधानमंत्री बनने के लिए 2013 से तैयार बैठे हैं और आज तक वो अड़ंगा लगाते हैं और जाके बोलते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत सेकुलर थे, वो 2013 से प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में हैं। और कांग्रेस भी जानती है कि बस आपको भाजपा को 180 से कम करना है और उसके बाद ये सज्जन को प्रधानमंत्री बना देना है और कांग्रेस आराम से मस्त होकर रहेगी, क्योंकि बहुत बड़े सेकुलर हैं। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपका इशारा हमारे दर्शक समझ गए हैं। और यहाँ गौरव जी, आपने दो चीज दी, और दूसरी चीज मैं इसमें अब अंतिम जोड़ रहा हूं। गजवाए हिंद का सत्यानाश, और वाकई गजवाए हिंद हार गया, क्योंकि गजवाए हिंद का मतलब भारत पर कब्जा, और वह उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसी के साथ इस बिल का नाम जो उम्मीद बिल है, एक कहावत है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और ये वह बिल संशोधन लाके उम्मीद पे भारत कायम है, उम्मीद पर हमारा देश कायम है। इस उम्मीद बिल पर ही भारत कायम है, और यही मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी उपलब्धि है इस उम्मीद उम्मीद बिल की। उम्मीद उम्मीद शब्द में एक भी अल्फाबेट डब्ल्यू नहीं है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। गौरव जी,
वक्त पर इस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग, इससे अब मुझे लगता है कि जो दूरगामी परिणाम इसके आने वाले हैं, चाहे वो मुसलमानों के अंदर की राजनीति हो या मुसलमानों की राजनीति करने वाले मुस्लिम परस्त नेताओं की, इन सबका जो गजवा हिंद था, इसका सत्यानाश हुआ है। और उसके बाद निश्चित रूप से अब जनता की तरफ एक उँगली है कि डबल इंजन की सरकार जहां नहीं रहेगी, तो ममता बनर्जी इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। कभी भी आपको जहां-जहां भाजपा की सरकारें नहीं रहेंगी, वहां इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनैतिक लड़ाई भी इसमें जीती है, जिसका संदेश अब जनता खुद तय करेगी। जब ये भुगतेगी कि यूपी में सारी वक्त की रिकवर हो रही हैं, एमपी में रिकवर हो रही हैं, राजस्थान, उत्तराखंड में रिकवर हो रही हैं, लेकिन झारखंड में नहीं हो रहा, वेस्ट बंगाल में नहीं हो रहा, स्टालिन के यहाँ नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत बड़ी राजनैतिक जीत भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए है, ये भविष्य बताएगा निश्चित तौर पर। चूंकि हमने कहा था कि थोड़ी-सी बात हम टैरिफ पे भी करेंगे, क्योंकि टैरिफ पे अभी लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। टैरिफ पे मैं चाहता हूं कि आपकी एक प्रथम दृष्टया टिप्पणी, क्योंकि आपके साथ किसी भी विषय पे मैं डिटेल में बात करना चाहता हूं और उस पर आपसे निवेदन है कि हम एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। लेकिन आज की इस चर्चा पे मैं चाहूंगा बेहद संक्षेप में एक क्रक्स आप बताएं कि ये जो टैरिफ वार ट्रम्प चचा ने शुरू किया है भारत से, भारत पर इसका क्या असर होना है और इसका उल्टा असर अमेरिका पे क्या होना है, क्योंकि मामला रेसिप्रोकल है। देखिए, पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए, जिस चीज को अब मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूं। भारत में स्टील बनता है, भारत में सीमेंट बनता है, भारत में गाड़ियां बनती हैं। अब मान लीजिए भारत में स्टील बनाने का में 100 रुपए लगते हैं, लेकिन भारत में चाइना से स्टील इंपोर्ट करने में वो स्टील की कीमत 90 रुपए हो जाती है। तो दुकानें किसकी बंद हो जाएंगी? भारत की। भारत की फैक्ट्री बंद होंगी, भारत के लोग बेरोजगार होंगे, भारत का स्टील उद्योग बंद हो जाएगा, सीमेंट उद्योग बंद हो जाएगा। जब दिवाली पे आपने देखा होगा, हमेशा से चाइना की झालर, चाइना के गणेश, लक्ष्मी जी, चाइना के सजावट का सामान, होली का सामान, राखी, रक्षाबंधन पे राखी और लक्ष्मी गणेश, हर चीज आती थी। कैसे आती थी? क्योंकि चाइना का माल अंडर इनवॉइस करके भारत में आता था और आप उसको सस्ते दाम पे बेचते थे। जो भारत में अगर कोई सस्ते सस्ता भी बनाता है, तब भी उसकी लागत भी नहीं आई। तो भारत ने क्या करा? भारत ने ड्यूटियां लगाई ना। भारत ने स्टील पे ड्यूटी लगाई, सीमेंट पे ड्यूटी लगाई, हर प्रोडक्ट पे ड्यूटी है। आप विदेश की गाड़ी लेके आते हैं, उस पे भी ड्यूटी है, मोटरसाइकिल लेके आते हैं, उस पे भी ड्यूटी है, हर चीज पे ड्यूटी है। क्यों? सरकार अगर ड्यूटी लगाती है तो इसलिए थोड़ी ना लगाती है कि नरेंद्र मोदी की जेब में पैसा जाएगा। कांग्रेस के बारे में हम नहीं बोल सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी की जेब में तो पैसा नहीं जाएगा ना। अपने उद्योगों को बचाने के लिए, अपने उद्योगों के माध्यम से अपने लोगों को नौकरी देने के लिए ही आप ड्यूटी लगाते हैं। तो अगर ये काम ट्रम्प कर रहा है तो क्या बुराई है? बहुत सरल शब्दों में बता रहा हूं। टैरिफ क्या है? ड्यूटी है कि भाई आप 100 रुपए का माल अमेरिका भेजते हैं, ट्रम्प कहता है उस पर 26% ड्यूटी है, 126 रुपए का है। अब वो माल बाजार में, अमेरिका के बाजार में 126 रुपए में बिक रहा है। अमेरिका की कंपनियां 100 रुपए में बचा के बेचें, अपने आप बंद हो जाएगा। अब अमेरिका 100 रुपए में बना नहीं सकता, क्योंकि एक तो मिनिमम वेजेस का इश्यू, लेबर आलसी है। जो व्हाइट और ब्लैक अमेरिकन है वो आलसी हैं, वो मेहनत नहीं कर सकते, वो फर्नेस के सामने बैठ के काम नहीं कर सकते। वो गाड़ियां तो बनाते हैं, लेकिन गाड़ियों में स्टील कहां से लगेगा? भाई गाड़ी जो बनेगी, जो अमेरिका कार पे ड्यूटी लगाई है, लेकिन कार तो तब बनेगी ना जब आप स्टील शीट लोगे।
आप वो बना नहीं सकते। लंदन की जो स्टील की आखिरी कंपनी थी वो भी बंद हो गई है। भारत और चाइना बचा है। भारत की ड्यूटी कम है, चाइना की ड्यूटी ज्यादा है। फायदा किसका है? करेक्ट। साफ समझ में। तो ये, मैं कोई इकोनॉमिस्ट की तरह बात नहीं कर रहा, मैं नंबर गेम्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक बहुत सरल तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से एक लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सवाल रहा भारत का नुकसान कितना है। हमारी पूरी जीडीपी का 2.2% अमेरिकन एक्सपोर्ट है। कोई फर्क पड़ रहा? बिल्कुल बिल्कुल, ये फिगर अपने आप में का पर्याप्त है। वियतनाम का 44% है। अब टेक्सटाइल में अगर देखें, ठीक है, ड्यूटी है, अमेरिका ने ड्यूटी लगाई है आपकी ऊपर 26%। कपास कहां से आएगा? कपास तो पाकिस्तान से आएगा ना, पाकिस्तान और भारत से आएगा। पाकिस्तान का कपास थोड़ा ज्यादा अच्छा है, लेकिन कपास भारत और पाकिस्तान से आएगा। बांग्लादेश भी शामिल है, हालांकि बांग्लादेश की हालत खराब है। नहीं नहीं, बांग्लादेश टेक्सटाइल में है, कपास में नहीं है, माइंड इट। कोस्टल है बांग्लादेश। तो अब अगर आप कपास लेके अमेरिका में जाते हैं तो आप 26% ड्यूटी देते हैं। वहां पर वो कपास तो आप पहनेंगे नहीं, आप कपास के कपड़े बनाएंगे। लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है। नुकसान किसका हुआ? अमेरिकन साफ ग्राहकों तौर, का। और शायद वही यही वजह है कपास, कि अमेरिकन शेयर बाजार उसी हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहा है, दे रहा है, निश्चित रूप से। मैं वही आ रहा हूं। वही कपास भारत में जब टेक्सटाइल फैब्रिक के फॉर्म में बनेगा और फैब्रिक से कपड़े बनेंगे और फिर वो अमेरिका जाएंगे तो सस्ता माल क्या पड़ेगा भाई? फिर बांग्लादेश पे उसने, ट्रंप ने ड्यूटी ठोकी है 36%, भारत में है 26%। बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए भारत को बांग्लादेश पहले ही दे चुके हैं। तो ये टैरिफ वॉर, अमेरिकन राष्ट्रपति का कार्य इस वक्त ये है कि अमेरिका की जो 36 ट्रिलियन डॉलर की डेट है उसको कम करा जाए, बिल्कुल अमेरिकन मार्केट को वापस लाया जाए ताकि वो दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बना रहे। बिल्कुल। अमेरिकन डॉलर स्ट्रेंथन हो। अब बड़े सारे लोग भड़क जाएंगे इस स्टेटमेंट, भाई अमेरिकन डॉलर स्ट्रेंथन तो भारत बर्बाद हो गया। अबे पढ़े लिखे मूर्खों, अगर $1 का मैं सामान अमेरिका भेजता हूं, और ये वो आपके जो हार्वर्ड वाले इकोनॉमिस्ट हैं, $1 इक्वल्स टू 1 रुपी। अगर मैं $1 का सामान अमेरिका भेजता हूं और डॉलर की वैल्यू $1 इक्वल टू 1 रुपी है, तो एज ए मैन्युफैक्चर, भारत का मैन्युफैक्चर, मुझे कितने पैसे मिले? 1 रुपए। लेकिन अगर वो ही 87 है तो मुझे कितने रुपए मिले? बड़ी सिंपल सी मैथमेटिक्स है। और देखिए, ये $1 1 रुपी तब सही था जब भारत एक इंपोर्ट इकोनॉमी होता। पिछले 11 साल में, चाहे वो हमारी पीएलआई स्कीम हो, चाहे मोबाइल फोन डेवलपमेंट हो, चाहे गाड़ियों का एक्सपोर्ट हो, चाहे गारमेंट का एक्सपोर्ट हो, बांग्लादेश के बाद गारमेंट का एक्सपोर्ट भारत के हाथ में आ गया, तिरुपुर फ्लोरिश कर रहा है, और जो सेक्टर है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन भारत का नुकसान क्या है वो भी संक्षिप्त में बता दूं। भारत का कोई नुकसान नहीं है। कारण, सबसे बड़ा नुकसान होगा एक्सपोर्ट इकोनॉमीज का, प्रोडक्शन इकोनॉमीज का, जैसे चाइना है, वियतनाम है, फिलीपींस है। ये माल बनाते हैं बाहर के लिए क्योंकि अंदर खपत करने की औकात नहीं है। अमेरिका कंजम्पशन इकोनॉमी है जो इंपोर्ट करता है कंज्यूम करने के लिए, प्रोडक्शन नहीं है।
भारत दुनिया का एक राष्ट्र ऐसा है जहां जितनी बड़ा हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, उतना ही बड़ा हमारा कंजम्पशन पोटेंशियल भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक इकोनॉमिक्स का छात्र होने के नाते मैं एक लाइन इसी में आपके सामने रख दूं कि जब ऐसा होता है, यही वजह है कि जब-जब दुनिया में बड़े आर्थिक संकट आए हैं पूरे वैश्विक लेवल पे, भारत बैलेंस्ड रहा है। यही वजह है। भारत के जो पर्वों का, भारत में जो सनातनी पर्वों का कंसेप्ट है, वो भारत को कभी भी रिसेशन में नहीं जाने देगा। इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूं, सनातन इकोनॉमिक्स जो कि कौटिल्य अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक पे बेस्ड है। भारत 70 साल क्यों सफर करा? 70 साल भारत इसलिए सफर करा क्योंकि हमारे जो सोच थी, जो इकोनॉमिक सोच थी, वो हार्वर्ड से आती थी, ऑक्सफोर्ड से आती थी, लंदन स्कूल ऑफ बिल्कुल, इकोनॉमिक्स से आती थी, एमआईटी से आती थी। बिल्कुल ठीक। अब जो भारत की सोच है, इकोनॉमिक सोच है 11 साल से, वो कौटिल्य अर्थशास्त्र से आती है। बिल्कुल ठीक बात। निश्चित, ये फर्क। निश्चित गौरव जी। निश्चित गौरव जी, यही फ़र्क है और ये जो आपने अंत में इस टैरिफ वार के वाले इश्यू पे छोड़ा है कि हम अब सनातन इकोनॉमी की तरफ पिछले 11 साल से मजबूती से बढ़ रहे हैं। इस पर दर्शकों के साथ एक डिटेल्ड वीडियो बनती है। ये वादा दर्शकों हम गौरव जी से आज ही ले रहे हैं क्योंकि गौरव जी से हम कभी भी हड़बड़ी में बात करना नहीं चाहते। इसलिए वक़्त संशोधन अधिनियम लाके यानी उम्मीद बिल लाके उम्मीद पर अब भारत कायम है और गजवा हिंद का इंतकाल हो चुका है। ये उपलब्धि है। टैरिफ पर एक नया वीडियो हम गौरव जी के साथ अगले 1 या 2 दिन में। अब गौरव जी मुस्कुराएंगे कि आप कैसे कह सकते हैं पब्लिकली कि अगले 1 या 2 दिन में। लेकिन दर्शकों मैं आपके लिए जिद करूंगा और निश्चित जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे टैरिफ पे और सनातन इकोनॉमी पे। गौरव जी आज आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों इसी के साथ मुझे और गौरव जी दोनों को अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार।